हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और अभी क्लास 12th फिजिक्स में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर के जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उनको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिवाइज द प्रीवियस क्लास। जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको क्विकली हम 5-10 मिनट्स में एक बार रिवाइज करेंगे। आफ्टर द रिवीजन हम लोग आज की क्लास में डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों फोर्सेस का एक कंपैरिजन आज देखने वाले हैं। तो वी विल बी कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को कंपेयर करना है। आफ्टर द कंपैरिजन हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी। आफ्टर लर्निंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दिस हमारा जो आज का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारी आज के क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले रिवीजन, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है एंड एट द एंड किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट वी विल बी लर्निंग। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि अभी आईपीए इंस्टीट्यूट पे 3 बैचेस रनिंग में है। पहला बैच है निर्माण बैच जो नीट 2027 के बच्चों को टारगेट में रख के बनाया गया है। दूसरा है पराक्रम बैच जो अभी क्लास 12th में स्टूडेंट्स है और नीट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में पराक्रम बैच है। और तीसरा है अभ्यास बैच, ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। तो निर्माण 11th के लिए, पराक्रम 12th के लिए और अभ्यास बैच है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आईपीए इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के फीचर्स की बात की जाए तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फीचर है डीआरटी का, दैट इज डेली रिवीजन टेस्ट। आफ्टर दैट देयर विल बी डेली पीडीएफ नोट्स जो आपको डेली अवेलेबल रहेंगे। पेरेंट ऐप का एक्सेस मिलेगा जहां पे आप और आपके पेरेंट्स आपकी डेली एनालिसिस कर सकते हैं, डीआरटी के मार्क्स देख सकते हैं। आप वहां पे अपना जो भी टाइम टेबल है, आपकी अटेंडेंस है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन द पेरेंट ऐप। इसके अलावा आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी। DDR डेली डाउट रेजोल्यूशन के साथ साथ वीकली डाउट रेजोल्यूशंस भी इन कोर्सेज के फीचर्स में इंक्लूडेड है। देन एट द एंड अगर हम लोग इन कोर्सेज को परचेस करते हैं तो फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी हम लोगों को इनके साथ में मिलेगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेक्चर 1 में हमने जो भी पढ़ा था उसे एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम लेक्चर 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एक्सपीरियंस कर सकता है। तो दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। किसने नाम दिया था इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिया था।
एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऐड करेंगे तो नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशन से उनको ऐड किया जा सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम, सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलाम और वी कैन से ESU। अगर हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वी विल से लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बाद में हमने चार्ज की एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या कहती है, कोई जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम्स की मिलकर बनी हुई है, और जब भी हम किसी एटम को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो एक्सटर्नल एनर्जी देने से उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वो उसकी ऑर्बिटल्स को छोड़ के बाहर जा सकते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या फिर एटम को अगर स्टेबिलिटी को गेन करना है तो वो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, एंड दिस इज हाउ देयर इज क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी एटम पे कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है, वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन था वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंडर हमने डिस्कस किया। देन एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी चार्जेस का ट्रांसफर होता है, जब भी चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिएट होते हैं तो उस टाइम में हमेशा मास में डिफरेंस आता है। अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया है तो मास कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो मास इंक्रीज हो जाता है। तो इट मींस देयर विल ऑलवेज बी सम चेंज इन द मास। देन देयर कम्स कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल है जो बहुत ही आराम से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं। फ्री चार्जेस होने की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर, आयंस की वजह से लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर। गैसेस का भी एक केस हमने डिस्कस किया था। इंसुलेटर्स आर द मटेरियल जिनके पास फ्री चार्जेस नहीं है, इसलिए वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे। Then we studied about the methods of charging। सबसे पहला मेथड हमने बात की थी with the help of friction। किसी भी चीज को रब करेंगे, रब करके उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्रिएट किया जा सकता है। देन दूसरा मेथड था हमारे पास में चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है आप किसी भी कंडक्टिंग रोड को लेकर आओ जो चार्ज्ड है ऑलरेडी, फिर किसी अनचार्ज जो भी मेटल स्फीयर है उससे टच करवा दो। जैसे ही हम टच करवाएंगे, कांटेक्ट में लेकर आएंगे, सारे के सारे चार्जेस एक स्फीयर से, एक रोड से दूसरे स्फीयर पे चले जाते हैं। तो दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। देन देयर कम्स चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी दो मेथड्स हमने पढ़े थे, एक ग्राउंडिंग का मेथड और दूसरा दो स्फीयर्स को साइमल्टेनियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करना। तो दीज वर सम मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस जो हमें चार्जेस को डिटेक्ट करने के काम आता है और उनकी पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। These are some basic properties of electric charge। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत ही क्विकली चल रही हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब चीजें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से हमारा मतलब है जितने भी सिस्टम का टोटल चार्ज होगा दैट टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। तो इसलिए हम टोटल चार्ज को लिख देते हैं सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। ध्यान क्या रखना है, चार्जेस की पोलैरिटी का ध्यान रखना है, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमें ऐड कर देना है। दूसरा आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज जब भी प्रेजेंट होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो कभी भी फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल्स में हम इसको कभी नहीं लिखते हैं। थर्ड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम एक पूरे सिस्टम की बात करें तो उसके लिए चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, उसमें चार्ज ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। कुछ क्वेश्चंस थे जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास भी हमने पढ़ लिया, कूलाम्स फोर्स को भी डिस्कस कर लिया, कूलाम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म भी हमने बात कर ली। सिंपली वी कैन से F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स फोर्स। नेक्स्ट देयर कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म कहती है कि जितना जो भी ये हमारा कूलाम फोर्स है, पहली बात ये सेंट्रल फोर्स है, तो
जो भी चार्जेस रहेंगे उनके सेंटर से जो जोड़ने वाली लाइन है उसके अलोंग ये फोर्स लगता है, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा, ये हमेशा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। तो एक पहले वाले चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगा। चलो, रेंज ऑफ कूलाम फोर्स 10 टू द पावर -15 से ये रेंज स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, 10 टू द पावर 18 मीटर्स तक जा रही है। कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये एप्लीकेबल होगा पॉइंट चार्जेस के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो सेपरेशन है चार्जेस का वो हमेशा न्यूक्लियर रेंज से ज्यादा लेके रखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रेंज वाली जो सेपरेशन है वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को बहुत ज्यादा हैवी रहते हैं, उनको डोमिनेट करने लग जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रेंज से ज्यादा सेपरेशन लेंगे। अब आ गया हमारा आज का टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यू कैन से रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमारा मतलब क्या है, इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 चार्जेस इन वैक्यूम, दे आर केप्ट इन वैक्यूम। तो पहला हम केस लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 2 चार्जेस को वैक्यूम में रखा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम r ले लेते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड आउट करूं तो जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज द फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है। अब अगर इन्हीं चार्जेस को, सेकंड केस हमने लिया कि इन्हीं चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रख दिया। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। तो हम जब इसको मीडियम में रखते हैं तो नाउ दिस Q1 चार्ज इज देयर, द Q2 चार्ज इज देयर, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज r डिस्टेंस है यहाँ पे। अब अगर फोर्स फाइंड आउट करें दोनों के बीच में तो फोर्स क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताया था मैंने आपको, एप्सिलॉन नॉट जो है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हुआ वैक्यूम। तो वैक्यूम में अगर हम किसी चीज को रख रहे हैं तो उस टाइम में जो ये कांस्टेंट है के, वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की बात बता रही थी आपको, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको क्या वैक्यूम में रखा है या फिर हमने उसे एयर, सॉलिड, लिक्विड, गैस किस चीज में रखा है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कब ले रहे हैं, जब हमने इसे फ्री स्पेस में रखा, जब वैक्यूम में रखा। लेकिन वहीं अगर हम 2 चार्जेस को किसी मीडियम में रख देंगे तो अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लेके हमें उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखनी होगी जो हम एप्सिलॉन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हम चाहते हैं कि हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें, कंपेयर इन द सेंस कि जब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में रखें तो दोनों के बीच कैसा फोर्स है, कूलाम फोर्स की क्या स्ट्रेंथ है वो देखें। और फिर जब इन्हीं 2 चार्जेस को किसी मीडियम में रख दिया तो मीडियम में रखने के बाद इनमें क्या चेंज आया, क्या डिफरेंस आया, वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो जब ये कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन में क्या करते हैं, एक में जो फोर्स आया है उसको दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो हमें उन दोनों का कंपैरिजन बता देता है। तो हम यहाँ पे भी इन दोनों का रेशियो लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। तो हमारे पास पहला फोर्स कौन सा है, जब हमने चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, और ये फोर्स का फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा हमने लिया है फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। अब जो फोर्स इन मीडियम है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो तुम देखो कंपेयर करने पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इंटू ये जो नीचे वाला है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों चार्जेस सेम है, चाहे तुमने किसी भी मीडियम में रखा हो कैंसिल हो जाएंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे फोर्स का कंपैरिजन मिला F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो आया हमारे पास में, इसी रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज एप्सिलॉन आर, दैट इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब दो मीडियम है, दोनों को हमने आपस में जब कंपेयर करवाया या फिर किसी भी मीडियम के फोर्स को तुम कंपेयर करवा रहे हो वैक्यूम के साथ, तो वो हमें क्या दे देता है, दैट गिव्स अस द रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप फोर्स वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स मीडियम, इसको हम एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और यू कैन से द रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक बार इस वाले को फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या आ गया तुम्हारे पास में, F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम। अब ये फॉर्मूला है, इससे मल्टीपल फॉर्मूलेज बन सकते हैं। अगर हमें फोर्स इन मीडियम फाइंड आउट करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वी कैन सिंपली राइट FV डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है उसकी फॉर्म में कोई भी वैल्यू दे रखी है, तो वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो किसके बराबर आ जाएगी, दिस will be equal to electrical permittivity of medium, this is equal to relative permittivity into epsilon naught। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मेन कौन सा है इसके अंदर, ये लास्ट वाला, इसको ध्यान रख लोगे। इसको ध्यान रखने के बाद में आपके पास में यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, पांचवा मिल गया। मतलब अब क्या करने, अब सिर्फ रीअरेंजमेंट्स करने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से हम रीअरेंजमेंट्स करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। हमारे पास में क्या है, दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को बना लेते हैं। दीज आर टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस, और दोनों का चार्ज कैसा दिया है, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर लिख रहे हैं अब हम इसका। तो Q1 जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू Q2, और किसके बराबर दिया है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा ये चार्ज नहीं दिया है, न्यूटन है, मतलब ये फोर्स दिया हुआ है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना दिया है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के बराबर। इसे हम Q मान लेते हैं, ठीक है। तो दो चार्ज है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, और दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। When they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉम, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉन, तो -10 मीटर लिख देते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आया वैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हाउ मेनी वाला जो
सवाल है वो तो हमारा Q इज इक्वल टू एन से सॉल्व होता है। यहाँ पे जो ये N है ना, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, तो ये जो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें कौन देगा, दिस N। अब ये N किसके बराबर है, N है Q अपॉन E के बराबर। E कितना होता है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका मतलब इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट Q। अगर हमें Q मिल जाएगा तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अब Q कैसे पता चलेगा, तुम देखो यहाँ पे तुम्हें Q के लिए कंडीशन दे रखी है Q1 इज इक्वल टू Q2 और ये किसके बराबर है, एक Q के बराबर। फोर्स दिया है, रेडियस दिया है, क्या तीनों का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ वाला बनता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब ये Q स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ लिखते K Q1 इंटू Q2, Q1 और Q2 दोनों Q के बराबर है, इसलिए हमने इसको Q स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय R स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, K किसके बराबर होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर डिवाइड बाय R कितना दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। एंड दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन ये कितना दे रखा है आपको, दिस हैज बीन गिवन एज 3.7, यहाँ पे कितना है, Q स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इफ वी नीड टू सॉल्व इट फॉर द Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर के लिए ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे Q स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है, तो Q स्क्वायर के लिए सॉल्व हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको इधर ऊपर ले आओ, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 दिस स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हो गया। अब अगर स्क्वायर हटाओगे तो इसका रूट कर दो। अब रूट करने पे क्या होगा, स्क्वायर अगर हटेगा तो रूट आएगा। ये वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर है। यहाँ पे देखो 9 का 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस, ये 9 का 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर माइनस 3। बस आपको फिर इनको ये रूट 3.7 इसको सॉल्व करना है। जो Q की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सिंपली जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ, न्यूमेरिकल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, क्या क्या चीजें गिवन है। जो गिवन है उनको अच्छे से लिख लो, जो पूछा है उसको आप कनेक्ट कर लो, फिर जितनी भी चीजें गिवन है उनसे कनेक्ट करो कि कौन सा फॉर्मूला बनता है। इनको आपस में कनेक्ट करने पे एंड अकॉर्डिंगली आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम। हमारे पास में एक कोई बॉल है जो फोम की छोटी छोटी बॉल्स आती है ना, फेविकॉल, ये थर्मोकॉल वगैरह की बनी हुई, उनको हम पिथ बॉल बोलते हैं। तो थर्मोकॉल से बनी है, मास कितना दिया है, 8 ग्राम के बराबर। हम ऐसा ही सिस्टम में वर्क करते हैं, तो हम मास को 8 ग्राम से किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो दिस विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। ठीक है, आगे है कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, चार्ज कितना दे रखा है हमें, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary? तो अब देखो, पहले हम पूरा इमेजिन करते हैं हमारे दिमाग में कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तुम्हें यहाँ पे सवाल में क्या कहा कि एक बॉल है यहाँ पे जिसका मास कितना है, 8 ग्राम के बराबर। इससे नीचे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक दूसरी बॉल रखी हुई है। तुम्हें बोला है कि बताओ कि इस दूसरी वाली बॉल पे, ये जो पहली वाली बॉल है इसका मास इतना है और चार्ज कितना है इसके ऊपर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 के बराबर। अब बोला गया है कि बताओ कि ये 5 सेंटीमीटर नीचे जो बॉल रखी है उस बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए ताकि ये जो ऊपर वाली बॉल है वो स्टेशनरी रहे, वो फिक्स रहे, वो नीचे ना गिरे। ठीक है, ये हमारा सवाल है।
तो देखो इस कंडीशन को समझो, अगर कोई भी बॉल यहाँ पे रखी हुई है तो बहुत ऑब्वियस है उसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज नोन एज mg फोर्स। और ये फोर्स किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ये जो बॉल नंबर ए है हमारे पास में, ये नीचे गिरना चाहेगी, तो ये नीचे गिरेगी। अगर हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे, ये यहीं पे स्टेशनरी रहे, तो इसका मतलब है कि हमें नीचे से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। ज्यादा लगा देंगे तो ऊपर चली जाएगी, कम लगाएंगे तो नीचे आ जाएगी। अगर जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ लगा दें तो मतलब वो स्टेशनरी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये चार्ज Q है, हम चाहते हैं यहाँ पे भी कोई दूसरा चार्ज Q हम ऐसा रखें ताकि ये क्या करे, ये इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाए। तो mg के बराबर ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा? दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है कूलाम फोर्स। तो अगर mg के बराबर कूलाम फोर्स यहां लग गया तो फिर ये बॉल स्टेशनरी रहेगी, फिर ये नीचे नहीं गिरेगी। तो अभी हम इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करने पे हमें कहा mg फोर्स शुड बी इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मास कितना दिया है बॉल का हम लोगों को? बॉल का मास दे रखा है 8 ग्राम के बराबर। अब ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और g कितना दे रखा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी इक्वल टू k की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जो पहले बॉल का चार्ज है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम। सेकंड बॉल का चार्ज हमें पूछा गया है कि बताओ भाई कितना होगा, ताकि ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या तुम Q2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बाकी सारी चीजें दी है, सिर्फ Q2 चाहिए। तो दिस इज 8 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8। दिस शुड बी इक्वल टू द चार्ज Q2। जैसे ही आप मैथ्स को सॉल्व करोगे यू विल गेट द चार्ज Q2। यही हमें पूछा है इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a particle of mass m carrying charge -q1 is moving around a charge q2 along a circular path of radius r। हमारे पास में एक q2 चार्ज है, इसके चारों तरफ एक q1 चार्ज मूव कर रहा है जिसका मास m दिया हुआ है हमें। द मास ऑफ q1 इज m और ये -q1 इसका पोलैरिटी है। ये किसके अराउंड घूम रहा है? Q2 के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है दैट इज नोन एज r। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज Q1 अबाउट इज गिवन बाय, मतलब हमें Q1 का टाइम पीरियड पता करना है। तो देखो टाइम पीरियड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्किल में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? तो हम कहते हैं टाइम पीरियड हमारा 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ये हम क्लास 11th का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो जैसे वो सर्किल में मूव करता है उसकी वेलोसिटी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई बाई टी, और 2 पाई बाई टी से टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई बाई ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आया मतलब हमें ये ओमेगा पता होगा तभी हम टाइम पीरियड पता कर पाएंगे। 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है। ओमेगा कैसे पता हो सकता है? ओमेगा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्चुअली हमें सोचना पड़ेगा कि ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2। Q2 इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है मतलब Q1 ने इसको अपनी तरफ बाउंड कर रखा है, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, इसीलिए सर्किल में मूव कर रहा है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो दैट सर्कुलर मोशन का फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक सर्किल में मूव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सेंट्रिपिटल फोर्स ना हो। सेंट्रिपिटल फोर्स का होना जरूरी है।
लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता। अगर अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व कर रहा है तो मून सर्किल में मूव कर रहा है, इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स तो है। लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रिपिटल फोर्स उसके पास कहां से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स। अगर कोई कार है, वो कार ऐसे किसी राउंड पे टर्न कर रही है, मतलब कोई सड़क है जो इस तरह से कर्वी रोड है और वहां पे वो टर्न कर रहा है, तो जब वो टर्न करता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए ऐसे सर्किल में टर्न करने के लिए। उसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप देखो एक जगह पे ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स को, दूसरी जगह फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स को। तो यहाँ पे इस Q1 को सर्किल में मूव करने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय R। ये है। अब mv स्क्वायर बाय R में क्योंकि हमें ओमेगा की फॉर्म में चाहिए, तो जब आपने क्लास 11 पढ़ी थी तो सेंट्रिपिटल फोर्स के 2-3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था जब लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में, दैट इज mv स्क्वायर बाय R। लेकिन अगर तुम इसे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहो तो v की जगह क्या लिख दो? v की जगह ओमेगा r लिख दो, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स कितना आ गया? m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। क्योंकि ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर R। हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, वी नीड टू सॉल्व इट फॉर द ओमेगा। तो ओमेगा के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय m R क्यूब, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और सिर्फ ओमेगा चाहिए तो इसका रूट लगा दो, और यहां से टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई डिवाइड बाय K Q1 Q2 अपॉन m R स्क्वायर R क्यूब का रूट, दिस इज द टाइम पीरियड। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा लिखो, ओमेगा स्क्वायर नहीं है, रूट लगा दिया इसलिए ये ओमेगा हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 10 ग्राम एंड चार्ज। दोनों का मास कितना है? सेम। तो दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास है 10 ग्राम के बराबर, एंड चार्ज दोनों का बराबर है Q1 Q2, दिस इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन L बिटवीन देम। हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल टेबल बना ली, Q1 चार्ज यहाँ है, Q2 चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर है? L के बराबर। सच दैट between them such that they stay in a limited equilibrium। अब यहाँ पे टर्म को समझना, हमें क्या बोला है? दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। अब जैसे इक्विलिब्रियम का वर्ड आए तुम्हारे पास में तो तुम एकदम से तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लिक होने चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। उसी कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 नहीं है, तो भी ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। तो अगर ये दोनों चार्जेस टेबल पे रखे हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। वही एक कंडीशन है। आगे पढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज 25, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कितना दे रखा है?
0.25 के बराबर दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो अब हमने अभी अभी कहा कि अगर ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब नेट फोर्स देखते हैं कैसे होगा, ये भी प्लस का क्यू चार्ज है, ये भी प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है, मास दिया है, चार्ज दिया है, दोनों का प्लस चार्ज है। तो जो पहला वाला चार्ज है वो दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लगाएगा, जब इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा तो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए एक ऑपोजिट फोर्स इधर लगना चाहिए। अब ये ऑपोजिट फोर्स इधर क्यों लगना चाहिए, क्योंकि हमें कंडीशन इक्विलिब्रियम रखनी है, नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो अगर Q1 ने Q2 पे इधर कोई फोर्स लगाया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे ओवरकम हो जाना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स से। अब Q2 सिमिलरली Q1 के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा जिसका डायरेक्शन इधर है, जब ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे तो अगेन इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, काउंटर करने के लिए इस पे भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है तो इसका मतलब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, अदरवाइज कंडीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है म्यू L इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे म्यू L हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 25 इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है M इंटू G के बराबर। K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना दिया है हमें, 3 इंटू 10 टू द पावर -7। Q2 भी सेम है तो स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय L स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0.25 इंटू M। M कितना दे रखा है, M इज 10 टू द पावर -2 इंटू G कितना है 9.8। अब आप बताइए L स्क्वायर अगर पता करना है तो L को इधर ले जाओ, ये सारी वैल्यूज नीचे ले आओ, रूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू। We are going to solve such kind of questions. Now let's compare electrostatic and gravitational forces. What is simple comparison? Similarities बात करेंगे, similarities force होता है हमारा B M और मास के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग ये फोर्स लगता है, ये M1 और M2। अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस में भी क्या होगा, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही फोर्स लगता है, तो इसका मतलब दोनों ही सेंट्रल फोर्स है। तो पहला इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहे हैं, दूसरा दोनों ही सेंट्रल फोर्स है, तीसरा हम कहते हैं बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट मतलब जिनको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इन बिटवीन द पाथ क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जहां पे भी तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखा हुआ दिखे वहां पे क्या करना है, टोटल वर्क डन 0 के बराबर पुट कर देना है, क्योंकि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो जब एक पाथ क्लोज्ड पाथ में वर्क डन करते हैं तो क्लोज्ड पाथ का वर्क डन 0 आता है। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखा हुआ आएगा, मतलब क्लोज्ड पाथ का टोटल वर्क डन 0 के बराबर पुट करना है। बात आती है डिसिमिलैरिटीज की, तो देखो मास जो है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा, लेकिन कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों केसेस इसके अंदर पॉसिबल है। तो दिस इज डिसिमिलैरिटी।
इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कह रहा है कि जो भी दो चार्जेस हमने मीडियम किस में रखा है, वेदर इट इज केप्ट इन द वैक्यूम और फ्री स्पेस, सॉरी इन लिक्विड और सॉलिड, किस में रखा है, किस मीडियम में रखा है, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। मतलब अगर हम वैक्यूम में रखेंगे तो हमें काफी ज्यादा फोर्स मिलेगा दो चार्जेस के बीच में, लेकिन अगर बीच जैसे मीडियम को बदलेंगे, एयर आएगा फोर्स कम हो जाएगा, लिक्विड आएगा फोर्स और कम हो जाएगा, सॉलिड आएंगे फोर्स और कम हो जाएगा। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। वहीं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड डिसिमिलैरिटी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ए वेरी वीक फोर्स इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? तुमने देखो कि जब हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो मैंने तुम्हें एक एक्टिविटी के बारे में बताया था कि स्केल लेते हैं, अपने बालों से रब करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कागज के, उनको हम अट्रैक्ट करवा लेते हैं, उससे स्टिक करा लेते हैं। तो हमारे पास में क्या है, कागज के छोटे छोटे पार्टिकल है, उनके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमने बालों से स्केल को रब किया तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस आ गए। अब चार्जेस आने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ और वो उनको अट्रैक्ट करके ऊपर लेके आ रही है स्केल। तो मतलब इतने कम चार्जेस, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना कम है, और ग्रेविटी का फोर्स तुम देखो, ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम करके जो पीसेस ऑफ पेपर है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज्यादा वीक फोर्स हो गया इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल सबसे वीक, फिर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आते हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट टॉपिक इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज in a system is the vector sum of individual forces acting on the पार्टिकल। ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। समझेंगे कैसे इस चीज को? हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है। अब ये चार्जेस में क्या होगा, जो Q1 पे टोटल फोर्स लग रहा है वो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा? Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है प्लस Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो Q1 के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स हमें दे देता है। लेकिन अब जब हम एडिशन करेंगे यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका हम वेक्टर एडिशन लेते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान रख के फिर ही इनका एडिशन करेंगे। तो इसको एक बार थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं हम लोग। हमने एक चार्ज यहाँ Q1 ले रखा है, दूसरा चार्ज Q2 लिया है, थर्ड चार्ज इज Q3। पोजीशन वेक्टर Q1 का R1, दिस इज पोजीशन वेक्टर R2 एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर R3। अगर आप लोगों के वेक्टर्स थोड़े से वीक हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में वेक्टर्स आर प्लेइंग ए वेरी ग्रेट रोल। तो जगह जगह हमें वेक्टर्स का यूज करना होगा। तो आज का आपका यही टास्क है कि आप वेक्टर्स को एक बार थॉरोली बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं हो। तो हमारे पास R वेक्टर आ गया। Now I want to find out the force on Q3। अगर हमें force on Q3 चाहिए
तो ये फोर्स ऑन Q3 किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस force on 3 due to second charge. This will give us the total force on Q3. अब total force on Q3 ये है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं force on third due to 1. तो force on third due to 1, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को, अब ये डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अगेन वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रखा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, अगर कोई भी दो वेक्टर है और हम उनको ऐड करना चाहते हैं तो हम पहला वेक्टर लेते हैं, उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को अटैच करते हैं और फिर जो रिजल्टेंट है वो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। तो इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो हमें इसका रिजल्टेंट सी मिल जाएगा। तो वी कैन सिंपली राइट a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर, ये हमें ऐसे मिल जाता है। तो सेम टू सेम ट्रायंगल एडिशन लॉ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। जब यहाँ पे ट्रायंगल का एडिशन लॉ लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसको हम R13 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो इधर से इधर वाली जो लाइन है इसे, तो दिस विल बिकम R1 वेक्टर प्लस R13 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू R3 वेक्टर। हमारी रिक्वायरमेंट है R13 की, तो वी विल गेट R3 माइनस R1 वेक्टर, ये R3 मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ये किसके बराबर हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन रहेगा ना। अब डायरेक्शन किस हिसाब से है वो अकॉर्डिंगली हम लोगों को फाइंड आउट, अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान रखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो टोटल फोर्स आएगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर, वो इंडिविजुअल के सम के बराबर आएगा। और सम हमें कैसे लेना है, वेक्टर एडिशन की फॉर्म में लेना है, कभी भी एल्जेब्रिक ऑपरेशन से हम उसे ऐड नहीं करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें वेक्टर एडिशन ही करना है। अब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा K Q1 Q3 डिवाइड बाय R23 का स्क्वायर इंटू R23 यूनिट वेक्टर। यहां पे हमने तीन चार्जेस ले रखे हैं सिस्टम में। हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके पास में n पार्टिकल्स हो, n पार्टिकल हो तो सिमिलरली ये आगे ऐसे चलता जाएगा एंड दिस विल बिकम K, यहां Q2 है, Qn इंटू Q3 डिवाइड बाय Rn3 का स्क्वायर इंटू Rn3 यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा। अगर हम इसी चीज को सम करना चाहते हैं तो हम इसको एक जगह पे सम कर देते हैं, पूरे को समेशन ले लेते हैं इसका, तो फोर्स मिल जाएगा, टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स आ गया। यहां से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, K को कॉमन लिया जा सकता है, Q3 को कॉमन लिया जा सकता है। अब हमें क्या मिलेगा अंदर की तरफ, Q1 अपॉन R13 का स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R23 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R33 का स्क्वायर प्लस ऐसे सो ऑन। तो हम ये इसको चलाते जाते हैं, तो n वाला भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये 3 की वजह से 3 में तो कोई फोर्स होगा नहीं, ये तो 3 के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो nth नंबर को ले लेते हैं सीधा, दिस विल बी Qn अपॉन Rn3 का स्क्वायर। Q3 क्यों नहीं, क्योंकि Q3 खुद पे ही फोर्स नहीं लगाएगा ना, तो इसलिए ये लिया। अब यहाँ पे समेशन अगर यूज करना है तो वी विल राइट K Q3 समेशन I टेंडिंग फ्रॉम 1 to n Qi डिवाइड बाय Ri3 का स्क्वायर। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। मतलब अगर कोई सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है और हम किसी एक चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम बाकी चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम कर देंगे, वी विल गेट द टोटल फोर्स। कुछ क्वेश्चंस करके यहाँ पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सबसे पहले कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू
Q, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड हमें बराबर दे रखा है, Q3 मैग्नीट्यूड इज Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होने से हमारा मतलब है कि तीनों साइड बराबर होगी और ये जो तीनों का एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आगे देखते हैं। और व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे सेंटर में एक कैपिटल Q नाम का चार्ज रखा हुआ है और पूछा है कि बताओ इसके ऊपर कितना टोटल फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि ये A है, दिस इज B, दिस इज C, और इसको हम O मान लेते हैं और इसमें AO, BO और CO की वैल्यू को 1 मीटर के बराबर मान के चलते हैं, ये मान के चल लिए। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर O। सबसे पहले हम इस Q पे फोर्स किस किस की वजह से लगेगा, जो एक चार्ज A पे रखा है, दूसरा चार्ज B पे रखा है, तीसरा चार्ज C पे रखा है, इन तीनों की वजह से लगने वाला फोर्स होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले A की वजह से लगने वाले फोर्स को देखिए। A की वजह से लगने वाला फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पे चार्ज Q है, ये पॉजिटिव चार्ज Q, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रिपेल करेंगे, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू A फोर्स, ठीक है, ड्यू टू A फोर्स, ये आ जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर। अब AO को हमने 1 मान रखा है तो हम 1 स्क्वायर कह देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब B जो पॉइंट है वहां पे भी एक चार्ज Q रखा है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। अब रिपल्सिव फोर्स है मतलब ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़े थे तो हमने कहा था कि अगर फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होती है तो इस वाले केस में हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो अभी हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। जब रिजॉल्व करेंगे तो आप देखो ये वाला एंगल अगर 30 है तो हम ए वाले एंगल को भी 30 लेंगे, तो यहाँ पे आ गया ये 30 डिग्री। दिस हैज बिकम एफ बी फोर्स cos 30 and this is FB sin 30, ये आ जाएगा। चलो ये बात हो गई। जब हमें फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू B चाहिए तो इसे लिखना पड़ेगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos 30 I कैप माइनस प्लस साइन 30 जे कैप। तो ये आई कैप और ये जे कैप। डायरेक्शन भी बताना होता है कि साइन 30 हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिया है और ये cos 30 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और साइन 30 पॉजिटिव जे डायरेक्शन में। अब बात आती है सी पॉइंट पे रखे चार्ज Q की वजह से फोर्स, ये दोनों भी सेम पोलैरिटी के हैं तो ये इसको भी रिपेल करेगा, इसका मतलब इसके फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो जैसे ही हमें यहाँ पे ये ऐसे फोर्सेस मिले तो ऐसा मिलते ही पहला तो हमारे दिमाग में ये क्लिक होता है कि जब हमने वेक्टर पढ़े थे तो पढ़ा था कि कॉन्करेंट फोर्सेज का सम 0 होता है, तो ये हमें यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेज दिख रहे हैं तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तो जैसे ही तुम यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे और वेक्टर्स अगर अच्छे से आते होंगे तो देखते ही तुम्हें यहाँ पता चल गया नेट फोर्स 0 है। बट फिर भी मैंने कहा चलो तुम्हारे दिमाग से ये एक पर्टिकुलर जो कॉन्करेंट फोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट है वो उस टाइम क्लिक नहीं हुआ, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने इतना 2 इक्वेशंस तो इसकी बना ही ली है। अब हम तीसरी इक्वेशन भी बना सकते हैं। तीसरी कैसे बनेगी, अब हमारा फोर्स कैसे लग रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे लग रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, एक तुम्हारे पास में क्या जाएगा ऊपर की तरफ और एक
इधर की तरफ। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये है एफ सी के बराबर, दिस विल बी एफ सी cos 30 एंड दिस इज एफ सी sin 30। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज एट C पॉइंट, दिस विल गिव अस कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, और अब ये आ जाएगा माइनस cos 30 I कैप प्लस sin 30 J कैप। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स किसके बराबर आएगा, फोर्सेस बाय द इंडिविजुअल चार्जेस, उनको सम करके। तो मतलब फोर्स ऑन Q ड्यू टू पार्टिकल एट A, फोर्स ऑन Q ड्यू टू पार्टिकल एट B, फोर्स ऑन Q ड्यू टू पार्टिकल एट C, तीनों का वेक्टर सम करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। तो पहला किसके बराबर है, K Q Q, प्लस दूसरा किसके बराबर है, K Q Q cos 30 I कैप प्लस sin 30 J कैप। अब एक बार इन दोनों को ऐड करके, या तो साथ में कॉमन लिया जा सकता है, मैं एक स्टेप बीच में मिस कर रही हूँ, कौन सा वाला स्टेप बीच में स्किप कर रही हूँ कि इन दोनों को अलग अलग लिख के प्लस करने के बजाय मैंने क्या किया, K Q Q दोनों में ही कॉमन है तो दोनों को एक साथ कॉमन ले लिया, और अब जो ये आगे वैल्यूज दी हुई है I कैप और J कैप वाली, इनको ऐड कर रही हूँ। तो एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया है, तो हमारे पास आ जाएगा cos 30 I कैप माइनस cos 30 I कैप प्लस sin 30 J कैप प्लस sin 30 J कैप। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में बच कितना गया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स क्या माइनस J डायरेक्शन में लग रहा है क्या, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव J डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रखा है, इसका डायरेक्शन लिखा नहीं है, तो ये माइनस J डायरेक्शन आ जाएगा। अब तुम बताओ sin 30 1/2 होता है प्लस sin 30 1/2, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, sin 30 1/2 प्लस sin 30 1/2, तो ये 1 के बराबर वैल्यू आ गई। तो जब ये 1 के बराबर आई तो तुमने देखा ये माइनस का है, माइनस K Q Q J कैप प्लस यहाँ पे ये किसके बराबर आ गया, K Q स्मॉल q J कैप पॉजिटिव में, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगेन हमारे ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और F नेट हमें क्या मिल गया, F नेट हमें मिल गया 0 के बराबर। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा कैपिटल Q पे, दैट विल बी इक्वल टू 0। क्या चीज ध्यान में रखनी है, डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अगर डायरेक्शंस मिस कर देंगे तो फिर हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे पहला हमने लिखा, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन हमें डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। और डायरेक्शंस कैसे, ये ओरिजिन अगर हमने लिया तो ये माइनस जे, ये प्लस जे, ये प्लस आई, ये माइनस आई, बस इसी तरीके से करना है। अगर कोई किसी एंगल पे है तो फिर उस वाले वेक्टर को रिजॉल्व करना होता है, तीनों का फोर्स निकाला, फोर्स को एक साथ में ऐड किया, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें यहाँ 0 मिल गया। अब जरूरी नहीं है हर बार 0 मिलेगा, कभी कुछ और भी वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे एक कोई चार्ज है Q, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जिसके अंदर अगर मैं नेगेटिव Q चार्ज को लेके आऊं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर मैं किसी प्लस Q चार्ज को लेके आऊं तो ये इसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर मैं इस एरिया के अलावा यहाँ पे प्लस Q रख दूं, यहाँ माइनस Q रख दूं, तो इन दोनों चार्जेस पे इस प्लस Q की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसकी रेंज में लाई नहीं कर रहे, मतलब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई नहीं कर रहे।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। भाई हमने कहा ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके चारों तरफ का ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। मतलब इस एरिया में इस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन जैसे इस एरिया से बाहर जाते हैं तो फिर इसका कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे किया जाएगा? द स्पेस और एरिया सराउंडिंग अ चार्ज in which force due to the charge can be experienced by a test charge, can be experienced by a test charge is known as the electric field of the source charge। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स का मैंने यूज किया, वन इज सोर्स चार्ज, अनदर वन इज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज से मेरा मतलब क्या है कि वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है वो हमारा सोर्स चार्ज हो जाएगा। टेस्ट चार्ज क्या होगा? जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉइंट साइज का लेते हैं, और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है? जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो सोर्स चार्ज है उसने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसमें अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उसकी वजह से उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड हमारी एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा, अभी ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें एग्जैक्टली बताती है किसके बारे में? ये हमें बताती है द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको ई और फिर वेक्टर का साइन ऊपर बना देते हैं ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ से मतलब हुआ कि कोई सोर्स चार्ज है, उसके पास अगर हम टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं तो क्या वो उससे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है या स्ट्रांगली रिपेल हो रहा है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज in an electric field is known as electric field intensity, is known as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? मैथमेटिकल फॉर्मूला E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो ये कैसे सॉल्व हो सकता है?
हमने अभी अभी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स होता है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू में फोर्स की जगह ये लिख देते हैं के क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला मिल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो फॉर अ पॉइंट चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर फोर्स पता करना है कि कितना फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पे जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ फॉर्मूले जो ध्यान रखने हैं, पहला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, दूसरा F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब देखिए अगर हम लोगों को डेफिनेशन पता है, हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है, तो हम SI यूनिट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे SI यूनिट कैसे फाइंड आउट हो सकती है, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। एक वोल्ट पर मीटर भी होती है, बट वो मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में बताऊंगी। तो एक हमारे पास में क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। ये दो SI यूनिट्स हैं फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियरली हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक कोई प्लस क्यू चार्ज है और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाते हैं। बट यहाँ पे नेगेटिव तो कहीं है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि नेगेटिव कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सब पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती हुई, इससे निकलती हुई इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस क्यू चार्ज की वजह से वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इससे बाहर जाता हुआ। वहीं अगर हम माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो माइनस क्यू चार्ज में मैंने अभी अभी कहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो नेगेटिव की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव की तरफ ही ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से नेगेटिव की तरफ आएगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लेते हैं और नेगेटिव से बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको पता होना चाहिए कि कहां से किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे एक हमारे पास पहले भी एक सवाल आ रखा है, इसको देखते हैं। कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge? तो पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। फिर से वही चीजें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कि इसकी तीनों साइड बराबर होती है, तीनों साइड बराबर है और एंगल जो बनता है वो कितना होता है, वो 60 डिग्री के बराबर होता है। ये हमें ध्यान है। हमने चार्ज ले लिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो ABC पॉइंट पे ये है, A, B और C पॉइंट पे तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर। QA QB के बराबर है और QC के बराबर है। पोलैरिटी दोनों तीन अलग है। पोलैरिटी जैसे A वाले की माइनस है, बाकियों की दोनों की प्लस है। अब ये बोल रहा है कि बताओ हर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो हर चार्ज पे फोर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि A पे फोर्स कितना लग रहा है। तो तुम देखो ये जो A है वो कैसा है, वो नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो QB लगाएगा और एक QC लगाएगा।
तो हम पहले देखते हैं QB इसकी तरफ फोर्स कैसे लगाएगा। QB जो है वो पॉजिटिव है, QA कैसा है, नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अट्रैक्शन का फोर्स है, इसका मतलब QB इसकी तरफ कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे अपनी तरफ लगाएगा, खुद की तरफ खींचना चाहेगा। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स आया है वो किसी एंगल पे आया है। भाई यहाँ पे अगर हमने 60 डिग्री इसको ऐसे ले रखा है, तो तुम देखो अगर यहां पे इसको रखें हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अगर इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके फोर्स के, FB फोर्स है ना ये, FB cos 60 डिग्री, और नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा FB sin 60 डिग्री, ये इसके पास आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे QA पे ये एक कंपोनेंट आ रहा है जो B फोर्स लगा रहा है, इसके कंपोनेंट क्या हो गए, एक FB cos 60, एक नीचे की तरफ FB sin 60। अभी रिजॉल्व करना है नॉल, ये मैं बार बार कह रही हूँ, वेक्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि ये चीजें समझ में आए कि आखिर ये किस तरह से वेक्टर्स का यूज यहाँ पे आ रहा है। अब हम बात करते हैं, ये तो एक फोर्स हो गया। अब QA पे QC भी फोर्स लगा रहा होगा, अगेन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये भी इसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा। तो हमने कहा ऐसे लगाएगा, इसका मतलब इस वाले केस में भी क्या, ये 60 डिग्री का एंगल, तो ये FC cos 60 और नीचे की तरफ FC sin 60। तो एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है जिसका एक कंपोनेंट है FC cos 60 और दूसरा है FC sin 60। अब यहां से तुम देखो FB cos 60 इधर लग रहा है, FC cos 60 इधर लग रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है Q और Q का, तो इसका मतलब जो FB फोर्स है वो FC फोर्स के बराबर होगा। और डायरेक्शन कैसा आ रहा है दोनों का, एक का नेगेटिव आई में और एक का पॉजिटिव आई कैप में, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और जो A पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, FB sin 60 प्लस FC sin 60 के बराबर। तो जो नेट फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, नेट फोर्स ऑन A, वो किसके बराबर आएगा, FC और FB। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो FC फोर्स FB फोर्स के बराबर है, क्योंकि Q दोनों का बराबर है, तो FB और FC में से F हम मान लेते हैं इसको, we can say FA is equal to FB, this is equal to FC, this is equal to F। तो F कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 sin 60 डिग्री के बराबर। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अगर sin 60 की वैल्यू देखें यहाँ पे, तो sin 60 √3/2 आएगा, तो इसको √3/2 लिख दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास FA फोर्स कितना आया, FA फोर्स आ गया √3F के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहो। अब हम बात करते हैं B वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। अब B चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, एक तो A लगाएगा, A किधर की तरफ लगाएगा, अट्रैक्टिव नेचर, तो ये वाला फोर्स, ठीक है। तो FB को अब हम कंसीडर कर रहे हैं, तो B वाले पे एक फोर्स ऐसे लगा, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा B cos 60 और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज FB sin 60। एक फोर्स तो ये आया, क्लियर। अब इसके ऊपर QC भी फोर्स लगाएगा, QC फोर्स क्योंकि दोनों की पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो ये इस पे नेगेटिव इधर रिपेल करता हुआ फोर्स लगाएगा। तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा है, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास में एक फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे रिपेल करता हुआ। अब रिपेल करता हुआ, वैसे तो तुम यहां से सॉल्व करोगे तो मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करके फिर ऐड करोगे। अगर यहाँ पे वेक्टर्स की फॉर्म में देखो तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि एक वेक्टर तो ये इधर जा रहा है, दूसरा इधर, तो मतलब रिजल्टेंट कहीं पे यहाँ पे आएगा। और जो ये रिजल्टेंट है ये 60 डिग्री का एंगल है, मतलब यहाँ 120 डिग्री का एंगल है, तो ये FB कौन सा है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। कैसे निकाला जा सकता है रिजल्टेंट फोर्स, इजी मेथड बता रही हूं ताकि हमें बहुत लेंदी ना पड़े, रिजॉल्व करके थोड़ा लेंदी हो जाएगा। FB कितना आ जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120, तो ये हो गया एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2 के बराबर, तो ये 2 से 2 कैंसिल और इसका ये रूट है, ये किसके बराबर आ गया 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर का रूट किसके बराबर होगा f के बराबर, तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ बी की वैल्यू आ गई f के बराबर। दिस इज द सेकेंड फोर्स। तो मतलब हमने ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उस पे फोर्स पता कर लिया, हमने जो बी पॉइंट पे चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो पता कर लिया। अब हमें बताना है क्यू सी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो बताओ। तो क्यू सी पे क्यू ए की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो ऐसे रहेगा, क्यू बी की वजह से रिपल्सिव फोर्स जो ऐसे रहेगा। अगेन क्या यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये रिजल्टेंट एफ सी, सेम टू सेम मेथड हमें एफ सी के लिए लगाना है, तो क्या एफ सी भी हमें एफ के बराबर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन से एफ सी फोर्स भी किसके बराबर आया, एफ के बराबर आया। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब भी हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स है वो टोटल इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर है, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस में भी डायरेक्शन ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन को कंसीडर करके ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तभी ये हमारे लिए इजी होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, यही है न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जिधर फोर्स लगेगा उधर F इज इक्वल टू QE भी बताया था मैंने एक फॉर्मूला, तो जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम वेक्टर एडिशन ही करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में करते हैं, या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से आ गया, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो कितना मूव कर रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी को मूव कर रहा है, 10⁻⁻2 डिस्टेंस को ये मूव कर रहा है। व्हेन एक्सलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका कुछ एक्सलरेशन है, रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारी यहाँ पे, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के बराबर। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, आपको बताना है कि जो इसने यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रेवल करी s इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻2 मीटर, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर गिवन रिस्पेक्टिवली। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, उसका डिस्टेंस हमें दे रखा है कि इतना डिस्टेंस चलता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ एक्सलरेशन है, तो पता करो कितना टाइम लगेगा। तो अब देखो, ऐसे वाले सवाल हमने क्लास 11th की काइनेमेटिक्स में कर रखे हैं, तो काइनेमेटिक्स में हमें पता है कि जब भी S दिया हुआ होता है, U दिया हुआ है, T निकालना है, तो हम सिंपली एक इक्वेशन का यूज करते हैं, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे S हमें दे रखा है 6 × 10⁻⁻2, दिस इज इक्वल टू U 0 है प्लस 1/2, एक्सलरेशन मुझे पता करना होगा और टाइम फिर मैं निकाल सकती हूँ। तो मतलब मेरा यहाँ पे मेन टास्क क्या है, मेन टास्क है कि मैं यहाँ पे एक्सलरेशन फाइंड आउट करूँ। तो अब एक्सलरेशन कैसे फाइंड आउट होगा, अब इसके लिए दोबारा देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज को रखा है, और अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो Q × E के बराबर होता है। तो इसका मतलब
QE फोर्स लग रहा होगा तभी ही तो उसका कुछ एक्सेलरेशन हुआ, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों फोर्सेस को एक बार इक्वेट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू Q। Q क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो मास को नीचे ले आओ, नीचे लेकर आएंगे तो दिस विल बिकम 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। अब ये जितना भी मैथमेटिकल पार्ट है वो सारा मैं आपको इसलिए करने के लिए दे रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाए और आप दोबारा जब इस सवाल को करो तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहे। इनकेस अगर आपको लगता है कि भाई मैं दोबारा कर रही हूं और मुझको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप क्वेरी डाल दीजिएगा, मैं आपको इंडिविजुअली इस चीज को वापस से समझा दूंगी। तो मैथमेटिकल पार्ट हमेशा आपको करना है ताकि आपकी मैथ साथ में अच्छे से चलती रहे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत छोटी छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मिस्टेक करते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए तुम्हें मैथ्स हमेशा खुद से ही करनी होगी और आंसर निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि कोई एक सोर्स चार्ज है ये Q, यहां से इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर हम किसी Q0 टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लगेगा? KQ Q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R² डिवाइड बाय Q0। अब जब ये ऐसे आ रहा है R² Q0 तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना आ गया? KQ अपॉन R²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास में K के बराबर विच इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम। मतलब अगर किन्हीं भी दो चार्जेस को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। ये जो रेशियो है इस रेशियो को एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोगों को ध्यान में रखने फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों का मतलब एक ही है तो दोनों फॉर्मूले भी साथ में यूज किए जा सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम फोर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। अभी हमने फोर्स के लिए पढ़ा है तो हमने कहा कि किसी भी चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस उस सिस्टम में प्रेजेंट है उन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर टोटल फोर्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है वो है वेक्टर सम। जब भी सम करेंगे तो वेक्टोरियल सम करना है, हमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक सम करने से आंसर नहीं आता। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने के बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि अगर कोई भी चार्ज है और उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना फोर्स एक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है दैट इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसे करके हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया। डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा। और अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन R²। बहुत सारे चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दैट विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट लेक्चर।
अभी तक के लेक्चर में कोई भी डाउट्स हो तो डू कमेंट ऑन द लेक्चर, मैं आपके आंसर्स देने का पूरा कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। क्लास को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार क्विकली रिमाइंड करवाना चाहूंगी, आईपीए इंस्टीट्यूट पे अभी 3 बैचेस रनिंग में है। पहला निर्माण बैच फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स, दूसरा पराक्रम बैच क्लास 12 के लिए, तीसरा अभ्यास बैच फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स। अगर आप फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स पे इंक्लूड होते हैं जो इन बैचेस के लिए एनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो जो भी फीस यहाँ पे लिखी हुई है उसका 50% ऑफ आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जाइए और एनरोलमेंट करवाइए इन कोर्सेज के लिए। यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली आईपीए इंस्टीट्यूट की ऐप पे डायरेक्ट हो जाएंगे। वहां जाके आप इजीली इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप आईपीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके भी इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।